तो आइए बच्चों, आज फिर मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं और टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में जो गति टॉपिक है वो बेसिकली मैकेनिक्स का पार्ट है, यानी यांत्रिकी का पार्ट है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पूरा सीरीज चलेगी इसकी, लेकिन सब उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, पूरा लेआउट समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बेसिकली अब स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी, ठीक है। अब यांत्रिकी को सुविधा अनुसार समझने के लिए इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स, यानी स्थैतिकी। स्थैतिकी, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं वस्तु विराम में हो या वस्तु की संतुलन अवस्था, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। ऐसी चीजें लिख लिया करें आप, है ना। उसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट है इसका, वो पार्ट है आपका काइनेमेटिक्स। क्या पार्ट है? काइनेमेटिक्स। और जो काइनेमेटिक्स है इसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी। तो यहां पर पहले ही क्लियर हो चुका है, गतिकी यानी मोशन की बात होगी। और तीसरा जो पार्ट है इसका, एंड दैट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में गतिकी, ठीक है। तो ये इन दो पार्ट्स में, अगर इन दोनों पार्ट्स में हम बात करें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं किसकी? इसमें हम बात करते हैं मोशन की, ठीक है। और स्टैटिक्स में यानी स्थैतिकी में हम बात करते हैं किसकी? रेस्ट की, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट की, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेआउट तैयार है। अब हम जरा ये समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, यानी शुद्ध गतिकी और गतिकी में क्या अंतर है। तो शुद्ध गतिकी में हम ऑब्जेक्ट के मोशन की तो स्टडी करते हैं, यानी वस्तु के गति की अवस्था का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन गति का कारण जो होता है, यानी गति का कारण यानी बल जो है उसका अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। यानी इन द काइनेमेटिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना। और डायनामिक्स में क्या होता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट का मोशन, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी तो स्टडी हम करते ही करते हैं, साथ में इसमें हम उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं, दैट इज फोर्स का कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर था स्टार्ट करने का, वो है मैकेनिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति की अगर हम बात करें, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जरा ध्यान से समझ लीजिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। थोड़ा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप देखें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कई बार हम ऐसे बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं? 1D मोशन, यानी इसको बोलते हैं एक विमीय गति। क्या बोलते हैं? एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो अब 1D मोशन की मीनिंग क्या होती है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें चेंज होती हैं वो जनरली बेसिकली जो चेंज होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो हर चीज हम टाइम के रिस्पेक्ट में सोचेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम बात कर रहे हैं, यानी 1D मोशन। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि ये एक विमीय गति है, कैसे पहचान करेंगे? कोई समीकरण दिया रहेगा गति का, तो कैसे हम पहचान करेंगे कि ये 1D मोशन यानी एक विमीय गति का समीकरण है, या हम कैसे पहचान करेंगे कि ये 1D मोशन का इक्वेशन दिया गया है ना। तो इसके लिए पहले आप ये समझें, ध्यान रखें, इफ x चेंजेस, यानी x बदले, चेंज हो, बट y एंड z जो है दोनों की वैल्यू क्या बनी रहे? 0 बनी रहे। तब 0 का मतलब ये भी हो सकता है कि y और z एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स हो जाए। तो y और z 0 हो और ये x चेंज हो, तो हम बोलेंगे 1D मोशन है। अब y0 z0 का मतलब मैथ की भाषा में तो ये हो गया ना कि ये x एक्सिस पर बात कर रहा है, यानी x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, जबकि y और z 0 बना हुआ है। इसका मतलब ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे में, तो ये 1D मोशन का एग्जांपल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि y चेंज हो लेकिन x की वैल्यू 0 बनी रहे और साथ में z 0 बना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि z की वैल्यू चेंज हो, बट जो है आपका y की वैल्यू 0 बनी रहे और z की वैल्यू भी y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 0। तो ये 1D मोशन को प्रेजेंट करता है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली बात करनी है 1D मोशन की। अब
1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है। तो 2D मोशन जैसे आगे आएगा उसका भी डिटेल में बताऊंगा। वैसे आप समझ रहे होंगे 2D का मोशन का मतलब है एक्स और वाई दो चीजें एक साथ चेंज होने लगे, तो हम ऐसे में बोलेंगे कि ये 2D मोशन यानी द्विविमीय गति है। अगर एक्स वाई जेड तीनों एक साथ समय के साथ चेंज होने लगे तो हम बोलेंगे ये 3D मोशन है यानी त्रिविमीय गति, या इसी को बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ जिसमें हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में अगर हम पढ़ रहे हैं इसको, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज होना जरूरी है। जैसे स्थानांतरीय गति क्या होती है, कई बार लैंग्वेज बदल देता है, तो ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ट्रांसलेशनल मोशन, क्या, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा आपका है, देखिए ट्रांसलेशनल के बाद रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद और भी है जैसे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और भी बहुत टाइप्स के मोशन होते हैं। तो अभी हमारा फोकस बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन को हम कई बार मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर बोले एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसका। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु स्थानांतरीय गति, ये इसका हिंदी क्या होगा ट्रांसलेशनल का, स्थानांतरीय गति, अगर स्थानांतरीय गति कर रही है तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में करे। रोटेशनल मोशन आपको पता ही है, जैसे पंखा रोटेट करता है, ठीक है, अपनी फिक्स एक्सिस के अबाउट, यानी जो फैन है वो अपनी फिक्स एक्सिस यानी जो उसका अक्ष है उसके परिता जो है अगर वो गति कर रहा है तो हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन है। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन आपको पता है कि जैसे कोई पेंडुलम है तो ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से इधर आए, फिर यहां पे जाए, फिर इधर आए, तो ये ऑसिलेशन है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैंने तो एक छोटा सा व्यू दिया आपको, है ना। तो अभी हमारा फोकस है मेन इस चैप्टर पे ट्रांसलेशनल मोशन पे। ठीक है, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, मतलब कुछ बातों को बहुत जरूरी है ध्यान जानना। दैट इज, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। नाम पहले समझें कि इन मोशन के नाम कैसे दिए जाते हैं। तो मोशन को दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है, मोशन को बेसिकली दो बेसिस पर डिफाइन किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी त्वरण के आधार पर, त्वरण के आधार पर। अब वेग के आधार पर जब हम बात करें तो वेग के आधार पर इसको दो तरीके से हम नाम देंगे। पहला, अगर ये जो वेग है, वेग सदिश है यानी वेलोसिटी वेक्टर है, अगर ये पूरे मोशन के ड्यूरेशन में, पूरे गति के दौरान अगर नियत है तो हम बोलेंगे ये है यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलेंगे एक समान गति। ठीक है, दूसरा, इफ v इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी जो वेग है उसका परिमाण समय के साथ बदल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है वेग नियत हो, वेग का परिमाण नियत हो लेकिन दिशा बदल रही हो, मतलब हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। एटलीस्ट वन भी, कोई भी एक चीज इन दोनों में से, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से चेंज हो गई तो हम बोलेंगे कि जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी वेग नियत नहीं है। और अगर वेग नियत नहीं है तो हम बोलेंगे असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, असमान गति। उसके बाद आता है त्वरण के आधार पर। तो त्वरण के आधार पर भी दो बातें होती हैं यहां पर। एक वो जिसमें ए का जो ए है वो कांस्टेंट रहे, यानी उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या रहे, नियत रहे। और अगर परिमाण और दिशा दोनों नियत रहेगा तो हम बोलेंगे एक समान त्वरित गति। ऐसा कहना सही नहीं है, इसमें दो बातें। अब ये कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। भाई ए की वैल्यू -2 भी हो सकता है और ए की वैल्यू +3 भी हो सकता है। कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो ये ए की कांस्टेंट वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव हुई, ध्यान सुनिएगा, अगर ये पॉजिटिव हुई तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरित गति। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं,
यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी एक समान मंदन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन, वो भी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, और अगर ए की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन तो है। ए अगर डिक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ए की नेगेटिव वैल्यू और एक हो गया आपका ए की पॉजिटिव वैल्यू। अगर ए की पॉजिटिव वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यानी वेग लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में एक समान त्वरित गति बोला जाएगा। अगर ए नेगेटिव है, कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है, तो ये बोला जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। उसके बाद अगर ए कांस्टेंट नहीं है, तो अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर v कांस्टेंट है तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर v कांस्टेंट नहीं है तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गत, इसको क्या बोलेंगे? असमान गत। इसी तरीके से अगर ए कांस्टेंट के साथ साथ, यानी ए नियत होने के साथ साथ ए का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसे बोलेंगे एक समान त्वरित गत, यानी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। और अगर ए की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है, अगर वो नेगेटिव हो गई, रिटार्डेशन कहलाएगा वो। ठीक है। और अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें, इक्वेशन बनाएगा, आपसे बोलेगा किस प्रकार की गति है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और उस ऑप्शन से फिर हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। देखिए एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए हर चैप्टर में कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होता कि आप खूब सारे क्वेश्चंस लगा लो तो धुरंधर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन लगाना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, बस इसका ये मतलब नहीं कि आप डेली पूरा समय आप क्वेश्चंस में दे रहे हो और फाइनली आपको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो पहले बेसिक चीजें, उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गया, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है। तो ये रहा बेसिक आइडिया अबाउट मोशन स्ट्रेट लाइन। अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसको इक्वेशन में कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए स्थिति x की दिशा में बदल रही है, यानी पोजीशन x में चेंज हो रहा है, यहां हम एग्जांपल x का ले रहे हैं, आप y का भी ले सकते हैं, z का भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में x की जगह पे z दिख सकता है। ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दिया है x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ठीक है। 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये इक्वेशन दिया है। x क्या है? तो x है हमारा, x है पोजीशन मतलब स्थिति, कण की जो स्थिति है इस समय, t समय पर कण की स्थिति क्या है। तो ठीक है, तो t समय पर कण की स्थिति x है। अब हमसे कहा गया x की वैल्यू बताओ एट t बराबर 0, यानी जब समय 0 था उस समय कण की स्थिति क्या है। तो आप बोलोगे सर t 0 रखने पर यहाँ 1 आएगा, तो ये 1 यूनिट। अब ये मीटर सेंटीमीटर जो भी बने, खैर उससे मतलब नहीं है, यूनिट फिलहाल तो 1 वैल्यू तो आएगी ही आएगी। ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए t की वैल्यू 1 पे बताओ, 1 पे x की वैल्यू बताओ, है ना। तो यहाँ पर 1 ये मतलब ये 2, 1 का स्क्वायर 2, 4 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 यूनिट आ गया। तो यानी x की अलग अलग वैल्यू पर मतलब t की अलग अलग वैल्यू पर x की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। इसका ये मतलब हुआ कि मोशन हो रहा है, यानी इस इक्वेशन से ये बात एकदम क्लियर हो गया कि मोशन हो रहा है। अब कैसे एक्सप्रेशन को देख के हम ये बोलेंगे कि भाई वो रेस्ट में है। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है x बराबर 2, तो x बराबर 2 का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर 0, क्योंकि 2 का मतलब है 2 इंटू 1 और 1 का मतलब है t की पावर 0। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब t की वैल्यू चेंज करते जाएं तो क्या x की वैल्यू चेंज होगी? समथिंग पावर 0 1 ही रहेगा, हर बार 2 रहेगा, यानी x कांस्टेंट है, यानी उसका जो पोजीशन है वो 2 बना हुआ है समय के साथ। इसका मतलब ये है कि बॉडी इज इन रेस्ट, यानी वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आप इसको ग्राफ की भाषा में जरा गेस करें। तो ग्राफ की भाषा में अगर हम गेस कर पा रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल, जो एक ये है आपका वेरिएबल, यानी जो एक चर x है और यहाँ पर एक चर कौन सा है, t है, यानी एक वेरिएबल t है, एक वेरिएबल x है, एक चर x है, एक चर t है। तो अब आप देखो यहाँ पर एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो एक आइडिया मिल रहा होगा आपको कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला जैसा ग्राफ बनेगा, परवलयाकार ग्राफ बनेगा। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, अगर दोनों साइड वेरिएबल्स की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन को प्रेजेंट करता है, यानी रेखीय समीकरण को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए लिखा है y बराबर 2x प्लस 4,
तो सीधी सी बात है, दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा इसका, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ग्राफ की बात हम बाद में करेंगे, बट अभी पहले हम बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया पोजीशन के बारे में। अब जरा हम ये समझते हैं कि इससे हम वेलोसिटी कैसे निकालें, इससे हम एक्सीलरेशन कैसे निकालें, ये सारी बातें है ना। तो पहले एक ट्रिक ले लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन पे फिर से आ जाएंगे और इसी को हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, बस समझ लो। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको दिया है, इसको आपको याद रखना है, ट्रिक समझें, जो मर्जी हो सो समझें, बस याद रखें। ठीक है, मान लीजिए ये है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, उसके बाद पोजीशन से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग, है ना। और अगर आपको वेलोसिटी से चाहिए एक्सीलरेशन, क्या चाहिए, एक्सीलरेशन यानी त्वरण चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो इस पोजीशन को यानी जो एक्स है इसको डिफरेंशिएट कर दें समय के सापेक्ष, क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स। आपको पता ही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी, यानी वेग क्या होता है, तो स्थिति परिवर्तन में जो स्थिति परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, वेग। तो ये हो जाएगा, एक्स को डिफरेंशिएट कर दें। अब जो ये dx बाई dt आया है, इससे क्या आ गया, हमारा v आ गया, क्या आ गया, इससे v आ गया। अगर इस v को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, यानी d बाई डी टी ऑफ क्या कर दें, v कर दें, यानी ये जो v है इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी x को दोबारा अगर डिफरेंशिएट कर दें, तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, इससे क्या मिलेगा मुझे, एक्सीलरेशन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू v एंड dv बाई डी टी इज इक्वल टू a, ये तो आपको पता ही है, तो ये भी ध्यान रखिए, d2x ओवर dt2 इज इक्वल टू, मैथ की भाषा में ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, यानी x की जो सेकंड डेरिवेटिव आएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, एक्सीलरेशन कहलाएगी। क्लियर है, तो आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब फिर से यही बात कर लेते हैं। देखिए तो आप बेसिक बात समझ लीजिए, क्या चीज बेसिक बात याद रखना है आपको। देखिए बेसिक चीजें आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करें आप, इसको पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। और अगर इससे वेलोसिटी से अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो इसको क्या कर दें, इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें। अब बात दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर एक्सेलरेशन दिया है वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करें, या एक्सेलरेशन दिया है हमें पोजीशन निकालना है तो क्या करें। तो ऐसे में ध्यान रखिए, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, यानी अवकलन का जो उल्टा प्रोसेस होता है वो होता है समाकलन। तो इधर हम क्या करेंगे, उल्टे में क्या करेंगे, इधर से इधर आ रहे हैं तो इसको देखिए, जब इधर से इधर गए थे तो इसको डिफरेंशिएट किए थे, अब इधर से इधर आ रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा a dt। ठीक है, और कहां से कहां तक होगा वो हम लिमिट रख देंगे, है ना। उसके बाद कहां से कहां तक की सीमा है समय की तो वो बता दी जाएगी क्वेश्चन में। उसके बाद अगर आपको वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए तो जो वेलोसिटी है उसको क्या कर दें आप, फिर से उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो अब आप बताइए, अगर एक्सेलरेशन से आपको पोजीशन चाहिए तो कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेट करोगे v आएगा, फिर उसको भी इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, v इक्वल टू होता है dx बाई डी टी। ठीक है, a इक्वल टू हो जाएगा dv बाई डी टी। तीसरा पॉइंट, a इक्वल टू d2x ओवर dt2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सुनिए ध्यान से, उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, a dx इज इक्वल टू v dv, a dx इज इक्वल टू क्या रखना है, v dv। अब a dx इज इक्वल टू v dv कैसे बना होगा, जरा सोचिए, a dx इज इक्वल टू v dv पहले बना लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई क्या, dt। तो देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt बाई dx बाई इंटू dx, यानी dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब dx बाई dt क्या है, dx बाई dt v ही तो है, बोलो। तो v dv इज इक्वल टू a dx। तो क्या बन गया इक्वेशन, v dv इज इक्वल टू a dx। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 ये क्या चीज है, तो ये है शुद्ध गतिकी के समीकरण है, यानी काइनेमेटिकल इक्वेशन है। और ये इक्वेशन हर कंडीशन में लगता है, चाहे त्वरण नियत हो चाहे त्वरण नियत ना हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सीलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल लगेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जो 3 इक्वेशन पढ़े मोशन के, एक तो आपने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा पढ़ा है क्या आपने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो इक्वेशन आपने पढ़ा है वो पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा ये है क्या चीज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, यानी जिसमें एक्सिलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा उसके लिए समीकरण लगाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ ये इक्वेशन वही वैलिड है जहां पर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है। जबकि मैंने क्या बताया अभी आपको, ये जितने भी बाकी चीजें हैं ये सारे कंसेप्ट हर तरीके के मोशन के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे वो एक समान गति हो चाहे वो असमान गति हो। तो आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन तो भी फिलहाल आपको ध्यान रखना, इस पे हम फिर से आएंगे इन इक्वेशंस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा और इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एक ही वीडियो में देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें समय इन चीजों पे नहीं देना, हमें समय देना है क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं ये जो 12 पास आउट बच्चे उनको ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे की बात समझते हैं जरा। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इक्वेशन। ठीक है, क्या यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इक्वेशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इक्वेशन, एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो यानी एक समान त्वरित गति के समीकरण जिसमें ए क्या रहेगा, तो ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो त्वरण है वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए इक्वेशन v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी, एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन ये हो गए। उसके साथ साथ इन्हीं इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो समीकरण है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। ठीक है ना, अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब गति होगी। ठीक है, तो एक समीकरण होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो g है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को लगाना कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके मैं आपको क्वेश्चन सीरीज की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें कि कैसे क्या लगानी है। तो उसमें मैं सारी छोटी छोटी बातें प्लस टिप्स और ट्रिक्स सारी चीजें बताता रहूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत सॉल्व कर दें। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे ग्राफ से कि किस तरीके का इक्वेशन, मतलब ग्राफ से हम कैसे पहचान करें, ध्यान सुनिएगा, हम ग्राफ से कैसे पहचान करें कि ये जो मोशन है वो किस टाइप का है। अभी तो एक तो इक्वेशन से पहचान किया था, अब जैसे मान लो मैं बोलूं x बराबर 2t+1, तो ये अब देखिए आप यहां पर x बराबर 2t+1, अगर हमें देखना है कि अगर कि वेग के आधार पर ये किस तरीके का समीकरण, मतलब वेग के आधार पर इसका नाम क्या दिया जाएगा गति का, तो वेग निकाल लो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये आ गया v। अब आप देखिए जो v आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर v कांस्टेंट है तो ये किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। कौन सा गति है ये, एक समान गति, एक समान गति। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे दिया रूट एक्स इक्वल टू t+2, ये दे दिया आपको, है ना। आपसे कह रहा है कि ये किस टाइप का मोशन है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको x सिंप्लीफाई करो, तो x बराबर हो जाएगा t+2 की पावर 1/2 हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई dt जब हम करेंगे इसको तो कितना आएगा 1/2 t+2, और ये 1/2 -1, और फिर इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो चैन रूल लगा के तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको आती होंगी, तो 1/2 और ये हो जाएगा t+2 की पावर 1/2 माइनस का नीचे आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट t+2, तो ये आ गया हमारे पास, क्या चीज आ गया, v आ गया। अब आप इससे साफ साफ क्लियर ये बात समझ सकते हैं कि t की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, v चेंज होता जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म इक्वेशन को नहीं, यूनिफॉर्म मोशन को नहीं, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एक समान गति को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ये
असमान गति को प्रदर्शित कर रहा है। तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ से कैसे पहचान करेंगे हम कि ये किस टाइप का मोशन है, ठीक है। तो ग्राफिकली जरा आप समझते हैं कैसे पहचान करना है आपको। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक तो हम कैटेगरी बना रहे हैं पोजीशन और टाइम का, यानी स्थिति समय ग्राफ, यहां लिख लीजिएगा हिंदी में स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। और एक कैटेगरी बना रहे हैं हम वेलोसिटी टाइम की, वेलोसिटी टाइम की। ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, इन चैप्टरों से, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम। तो पोजीशन टाइम की बात करें तो पोजीशन हम एक्स में बदल रहे हैं, तो यहां पर हम एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे टी लिख। अब आप ग्राफ हमने ये बनाया, अब आप बताइए कि जब ये कांस्टेंट ग्राफ बनाया इसका मतलब कि जो एक्स की वैल्यू है वो तो चेंज ही नहीं हो रही है ना। और अगर एक्स चेंज नहीं हो रही है यानी एक्स नहीं बदल रहा है तो रेस्ट यानी ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये विराम को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। दूसरा अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो फर्स्ट ग्राफ हो गया पोजीशन टाइम का, स्थिति समय का। दूसरा ग्राफ अगर बनाए तो ये हो जाएगा एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्स और टी का अगर इक्वेशन लिखें तो एक्स और टी दोनों की पावर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए एक्स और टी की पावर 1 आएगा। और अगर इसको एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टी की पावर 1 है इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है, टी रिमूव हो जाता है, मतलब टी की पावर 0 हो जाता है। इसका मतलब जो वी आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और वी कांस्टेंट है तो ये किस मोशन को प्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। किसको प्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा ग्राफ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है, ये है आपका पोजीशन, दैट इज एक्स बोलते हैं इसको, स्थिति, और ये है आपका समय यानी टाइम, ठीक है। लिख लिया करें हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं, मैटर लैंग्वेज ये है कि आपका बेस कितना अच्छा आता है, ठीक है। तो ये पोजीशन टाइम में अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये पैराबोला बना। अब एक्स और टी में एक वेरिएबल की पावर तो 2 ही होगी ना, तो जब वेरिएबल की पावर 2 होगी, एक्स और टी में अगर हम फंक्शन बनाए तो एक की पावर तो 2 ही होगी। जैसे मान लीजिए ये बात करें तो एक्स इज डायरेक्टली इक्वल टी स्क्वायर, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी बच जाएगा ना। और अब इसका मतलब जो वी आएगा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 2t आएगा कि नहीं, बोलिए। प्रोपोर्शनल को रहने दें ऐसे ही, तो v की वैल्यू 2t आए। अब t की अलग अलग वैल्यू पे v अलग अलग, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी ये असमान गति को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, असमान गति। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो v से क्या मिल जाएगा, a, और a की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अगर डी बाई डी टी ऑफ टी करें तो 1 हो जाएगा। अब a कांस्टेंट का मतलब तो ये हो गया ना कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो गया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो बताइए ये वाला ग्राफ वेग के आधार पर तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी वेलोसिटी के बेसिस पर तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति हो गया। लेकिन त्वरण के आधार पर ये एक समान त्वरित गति हो गया, यानी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इक्वेशन। तो आपसे ये ग्राफ बना के और ऑप्शन पूछ ले, ए ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बी ऑप्शन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, और सी ऑप्शन पूछ ले यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, और डी ऑप्शन पूछ ले नन ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन दोनों बोथ लगाओगे, यानी असमान गति और एक समान त्वरित गति, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बेसिस पर। तो वेलोसिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी के बेसिस पर ग्राफ को समझते हैं। अगर ये बना दिया तो इस बार ये रेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि इस बार यहां पर देखिए, इस बार इसको मैं बना देता हूं, ये इस बार यहां पर x नहीं है, इस बार v है। तो v जो भी है वेलोसिटी है ना, पर वो तो कांस्टेंट है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट तो हुआ नहीं, यानी ये वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। पोजीशन टाइम ग्राफ में ये चीज रेस्ट को प्रेजेंट करता है, जबकि इसमें जो है मोशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड है ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी, और ये टाइम, और ये बना। अब बताइए जब हम इसकी मैथमेटिक्स फंक्शन लिखेंगे यानी फलन लिखेंगे तो v और t में क्या रिलेशन बनेगा, v की पावर 1 होगा और t की पावर भी 1 होगा। तो जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, और उधर t की पावर 0 हो जाएगा, यानी जो a है वो कांस्टेंट हो रहा है, यानी ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरित गति। आप यहां लिख सकते हैं एक समान त्वरित गति। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई। तीसरा देखिए इसका ग्राफ में, ये है आपका v और ये है आपका t। तो ये इस तरीके से है।
तो अब इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो v और t में एक वेरिएबल की पावर 2 रहेगा, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक पावर तो बचा रह जाएगा ना, यानी va हमारा कांस्टेंट नहीं है, यानी ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी इसको लिख देता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और इसी को बोलते हैं असमान त्वरित गति। लिख लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके, एक समान असमान त्वरित गति, यानी जो त्वरित त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो असमान तरीके से हो रहा है, ठीक है, यानी समय के साथ जो त्वरण बदल रहा है वो असमान रूप से है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं असमान त्वरित गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये बेसिक ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा उसका आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इधर है v, इधर है t, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक और देख सकते हैं अगर चाहें तो, ये वेलोसिटी और टाइम में ये भी देख सकते हैं, ये वाला, ये वेग घट रहा है एक समान तरीके से, यानी रिटार्डेशन को प्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ग्राफ किसको प्रेजेंट कर रहा है? रिटार्डेशन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी मंदन को। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, इसमें 50% बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर फेल हो जाते हैं, यानी जवाब गलत देते हैं। यहां पर x यानी ये है पोजीशन, यानी स्थिति है, ये क्या है? पोजीशन है, यानी स्थिति है, ठीक है, स्थिति, और ये है समय, टाइम, इसका ग्राफ दिया है। तो ये O, ये आपका O, A, B और ये C। आपको बताना है OA जो पार्ट है ये किस टाइप के मोशन को प्रेजेंट कर रहा है, AB पार्ट किस टाइप के मोशन को प्रेजेंट कर रहा है, और BC पार्ट किस टाइप के मोशन को। ये स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, और ये डाउन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये अप स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये इसमें एक तरीके से देखें तो x की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें देखें तो x कांस्टेंट है, इस ड्यूरेशन में x की वैल्यू कितनी है, और x की जो भी वैल्यू है वो कम होती जा रही है ना, यानी मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल जा रहा है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक और वीडियो इसका मैं बनाऊंगा, उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा मोशन स्ट्रेट लाइन का, उस पे मैं क्वेश्चंस से बात करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए